हेलो स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट, इसका सेकंड पीरियड है। ठीक है, तो आज के क्लास में क्या क्या टॉपिक है हमारा देख लेते हैं। पिछले क्लास में रिकॉल करा दो क्या हमने पढ़ा था। हमने जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, उनका स्ट्रक्चर देखा था, उनका जो डिफरेंट पार्ट्स एंड उसका फंक्शन, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का वो होता है प्लांट में। एंड एक एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करेंगे, देख लीजिए, टू दिस टॉपिक देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि जो वाटर है वो किससे कंडक्ट होता है, जाइलम के थ्रू ही कंडक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चीज आज रहेगा क्लास का एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वाटर इज कंडक्टेड थ्रू जाइलम एंड देन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैसे होता है प्लांट्स में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारा रहेगा पर्पस कि किस तरह जो वाटर है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वो जाइलम के थ्रू ही कंडक्ट होता है। तो उसको प्रूव करने वाला एक एक्सपेरिमेंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो उसके लिए देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। एक पिटूनिया या बल्सम का प्लांट होना चाहिए, छोटा छोटा फूल का प्लांट होता है, ये फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं, छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। आपको ये प्लांट जो है जड़ के साथ उखाड़ना है एंड जड़ को थोड़ा धो के साफ कर लेना है। ठीक है, एक बीकर में थोड़ा पानी लेना है एंड कंटेनिंग एक बीकर लेना है जिसमें आपको पानी नहीं, सॉरी, एक रेड इओसिन डाई लेना है। ये एक रेड कलर का एक सॉल्यूशन है इस तरह का, देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ ना। तो एक बीकर लिया, उसमें हमने रेड इओसिन डाई लिया है एंड कवर करना क्या, जो पिटूनिया का प्लांट हम उखाड़ेंगे उसको इसमें डाल के जो है रात भर के लिए छोड़ देना है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, हमने सामान को इकट्ठा करके इस तरह से रेडी करके जो एक्सपेरिमेंट है उसको रात भर के लिए छोड़ देना। लीव द ट्विग ओवरनाइट इन द कलर्ड वाटर। नेक्स्ट डे वी विल ऑब्जर्व द कलर ऑफ फ्लावर एंड कट अ थिन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। हम दूसरे दिन जो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे वो है कि ये जो फ्लावर का कलर है वो क्या हो गया है, एंड स्टेम को थोड़ा सा काट करके उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अंडर ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, पतला सा काट के उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रोस्कोप आपको स्कूल में मिल जाएगा, अगर ये एक्टिविटी स्कूल में कराते हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर इस चीज़ को देख सकते हैं ना। दिखेगा क्या, ये चीज़ मैं आपको समझा सकता हूँ अभी एंड बता सकता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है पिटूनिया या बल्सम का प्लांट ही ढूंढना, आप कोई भी ऐसा प्लांट ढूंढ सकते हैं, छोटा प्लांट। ठीक है, छोटा सा जिसमें देखिए कि वाइट कलर का फूल लग रहा हो, और बहुत ही छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम होगा। और रेड कलर का एक सॉल्यूशन लीजिएगा। ठीक है, रेड कलर का सॉल्यूशन लेके उसमें डुबा के रात भर रख दीजिएगा एंड सुबह उठ के जो चीज़ आपको मिलेगा, आप देखेंगे कि जो फ्लावर है वो थोड़ा थोड़ा रेड हो जाता है। ठीक है, एंड जो जाइलम पार्ट है, अगर स्टेम को काट के आप माइक्रोस्कोप के अंदर में देखिएगा तो जो जाइलम पार्ट है उसमें आपको रेड दिखाई देगा, फ्लोएम में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, फ्लोएम का जैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इससे क्या पता लगता है, दो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो मिला है। एक है कि फ्लावर टर्न्स रेड, हमने रेड सोल्यूशन में डाला था ना, तो एक है कि फ्लावर उसका रेड हो गया, दूसरा है कि जाइलम पार्ट जो है वो रेड हो गया। ये देखिए, ये जो क्रॉस सेक्शन का डायग्राम दिया हुआ है, फ्लोएम इसमें कोई इफेक्टेड नहीं है, जबकि जाइलम जो है थोड़ा सा रेड हो चुका है। अब जाइलम से वाटर जाएगा तभी तो रेड हो ना, क्योंकि नीचे जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो तो रेड है। तो अगर वो वाटर अगर ऊपर जाएगा दैट मीन्स जाइलम रेड ही दिखाई देगा हमको। तो यहाँ पर जाइलम, ये एक्सपेरिमेंट से जाइलम रेड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो जाइलम है उससे वाटर कंडक्ट होता है ट्री में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप अपने लैंग्वेज में, मतलब अपने इंग्लिश में बनाकर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको वो समझ के आप मगअप करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक अगर आप चीज़ समझ लेते हैं, अगर मगअप किया हुआ चीज़ भूल जाने से खुद भी लिख सकते हैं बना के। क्या क्या लिया हमने, एक ट्विग ऑफ पिटूनिया या बल्सम लिया, एक बीकर लिया जिसमें रेड सॉल्यूशन लिया, वो रेड सॉल्यूशन का नाम क्या है, रेड इओसिन डाई, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। एंड उसमें हमने वो पिटूनिया को प्लांट को डुबा के रख दिया, प्लांट को नहीं, उसके रूट को, प्लांट ऊपर ही रहेगा, एंड उसको रात भर छोड़ दिया। सुबह उठ के हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि उसका जो फ्लावर्स वाइट था वो रेड में टर्न हो गया है, एंड जो स्टेम है उसको हल्का सा काट के जब माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा तो देखा कि उसका जो जाइलम है वो भी थोड़ा रेडिश है, जबकि फ्लोएम में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स जो वाटर कंडक्ट हुआ है वो जाइलम के थ्रू ही कंडक्ट हुआ है। ठीक है, बहुत ही ईजी एक्सपेरिमेंट था, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया इसको। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो एक ट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो उसका दो एस्पेक्ट है, एक एब्जॉर्प्शन, दूसरा कंडक्शन। पहले अब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उसको सभी पार्ट्स में जो है इधर उधर
कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इस चीज़ के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। जो एब्जॉर्प्शन है वाटर एंड मिनरल्स, डिजॉल्व मिनरल्स, ये कैसे होता है उस इसके बारे में देखेंगे। नाउ आपने ट्री देखा होगा, है ना, आसपास में बहुत बड़ा बड़ा ट्री देखा होगा, स्कूल में, आपके घर में। ट्री क्या होता है? ट्री जो है बहुत फैला होता है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस, ठीक है, बहुत छोटे छोटे मोटे मोटे पतले पतले लीव्स होते हैं एंड ब्रांचेस होते हैं, पूरा ऊपर फैला होता है ट्री, है ना। तो उसी तरह से सॉइल के नीचे भी जो है फैला होता है। सॉइल के नीचे क्या होता है? ब्रांचेस एंड रूट्स, ब्रांचेस एंड लीव्स तो होते नहीं ऑब्वियसली, जो सॉइल के नीचे होता है वो होता है रूट्स। ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन वाला काम तो पहले किसको करना पड़ता है? रूट, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। आप सुबह उठ के पेड़ में पानी देते होंगे। आपको क्यों देते हैं पेड़ में नीचे पानी, जड़ में? क्योंकि जो उसका सॉइल अगर भीगा हुआ रहेगा तो जो रूट है उस भीगा हुआ पानी को जो है अपने अंदर सोख सकता है ना। ये किस तरह से सोखेगा, यही चीज़ के बारे में तो यहाँ पे पढ़ना है कि कैसे वो सोख लेता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमको दो प्रोसेस जानना होगा। देखिए, डिफ्यूशन के बारे में जानना होगा एंड ऑस्मोसिस के बारे में जानना होगा, क्योंकि प्लांट का जो अब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का एंड वाटर का, वो डिफ्यूशन एंड ऑस्मोसिस के जरिए ही होता है। डिफ्यूशन मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया हुआ है, दिस इज इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू सब्सटेंस। तो सिमिलर टू लाइक दैट ये यहाँ पर भी वही होगा, बट थोड़ा सा अलग तरीके से जानेंगे डिफ्यूशन को आप यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी होगा इंटरमिक्सिंग ही। ठीक है, तो डिफ्यूशन में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर कंसंट्रेशन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरमिक्स होते हैं। लेकिन ये किस तरह से इंटरमिक्स होता है? जिस वाले सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन हायर है, वो वहाँ से वो लोअर वाले में मूव करते हैं एंड मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज डिफ्यूशन। क्या होता है? हायर डिफ्यूशन में जो फिनोमेना होता है वो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है वो किसी भी सब्सटेंस के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करके दोनों में इवनली स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश किया गया। देखिए, ये एक सब्सटेंस है जिसमें मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन है, ये एक सब्सटेंस है जिसमें मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा? ये एरो से दिखाया गया मॉलिक्यूल जो है इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें शिफ्ट होगा, कब तक शिफ्ट होगा? जब तक ये दोनों में बराबर या इवनली स्प्रेड आउट नहीं होता है तब तक। ठीक है, तो डिफ्यूजन का एक अच्छा एग्जाम्पल आपके घर में ही मिलता है हर रोज़। वो है कि आपकी मम्मी जब घर में खाना पकाती है, आपको किचन में जाने की ज़रूरत नहीं होता है, आप कहीं पर भी रहे आपको पता चल जाता है खाना बन रहा है। क्यों? आपके नाक में कुछ स्मेल आता है। अगर अंडा फ्राई हो रहा होगा तो उसका स्मेल आएगा, मटन बन रहा हो तो उसका स्मेल आएगा, है ना। नूडल्स बना रही है मम्मी तो उसका भी स्मेल आ जाता है ना। ये स्मेल आता कैसे? मम्मी किचन में है, आप घर में, आप रूम पे बैठे हैं, तो उसके लिए उसका क्या होता है? ये डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। कैसे होता है इसमें? देखिए, जहाँ पर खाना बन रहा है, यहाँ पर ये जो भी चीज़ बन रहा है इसका मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा। एंड इसके आसपास में दूसरा जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो क्या है? एयर है। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उनका कंसंट्रेशन आपको पता है लो होता है ना, या फिर उनमें बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो यहाँ पर ये खाना जो बन रहा है इसका जो भी मॉलिक्यूल्स है इसका कंसंट्रेशन इस जगह पे हाई है, तो ये यहाँ से कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में शिफ्ट कर जाएगा। तो जब ये मॉलिक्यूल्स ये लोअर कंसंट्रेशन में शिफ्ट हो जा रहे हैं एंड एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जा रहे हैं, तो एयर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बहुत दूर दूर तक चला जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स फिर ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एंड तभी आपको जो है इसका स्मेल मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली क्या है? ये डिफ्यूशन ही तो है, जिसके वजह से इवन आप इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती पूजा घर में जलाते हैं, पूजा घर में जलाने से वो इंसेंस स्टिक का स्मेल आपके ड्राइंग रूम, लिविंग रूम तक भी पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंचता है? थ्रू डिफ्यूशन। क्योंकि इंसेंस स्टिक के आसपास में जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो मॉलिक्यूल्स उसका कंसंट्रेशन हाई है, जैसे ही वो बर्न होता है वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? थ्रू डिफ्यूशन एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ इवनली मिक्स हो जाते हैं एंड फिर वो स्प्रेड आउट होने लगता है। उसके बाद आपको उसका स्मेल मिलता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको डिफ्यूजन क्लियर हुआ। नाउ एक एक्टिविटी डिफ्यूजन को समझने के लिए आप खुद भी घर में कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? एक गिलास में पानी लेके उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ इंक डालिए आप। ठीक है, ड्रॉप ऑफ इंक डालने के बाद थोड़ा देर के बाद अब उसको पूरा मतलब एक ग्लास रॉड से या चमचे से स्टीर कर दीजिए पूरा। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा पानी ब्लू हो जा रहा है। ये पूरा पानी ब्लू क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ इंक है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ थ्रू डिफ्यूजन इंटरमिक्स हो गए एंड जिसके वजह से पूरा पानी जो है क्या हो रहा है? ब्लू अपीयर हो रहा है। तो ये तरह तरह का चीज़ हम करते भी है ना। जैसे एक
होली के टाइम पे हम क्या करते हैं, पानी में रंग मिलाते हैं, पूरा पानी कलर हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ हम करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली उसको क्या कहा जाता है ये चीज़ हमको पता नहीं। ये फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप जब जब इसको पढ़ते जाएंगे तब देखेंगे कि ये सारी चीज़ तो कॉमन बातें हैं, ये हम करते रहते हैं, है ना। तो डिफ्यूजन भी आपने बहुत बार ये घर में, जैसे मैंने किचन वाला एग्जाम्पल दिया, होली वाला एग्जाम्पल दिया, ये होता रहता है, ठीक है। बस हमको पता नहीं होता है कि ये डिफ्यूजन है, बट अभी हमको पता लग गया ये डिफ्यूजन है। और ये डिफ्यूजन हो कैसे रहा है, मॉलिक्यूल्स का इंटरमिक्स हो जाने से, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्लियर हुआ। अब बाद में हम लोग देखेंगे कि डिफ्यूजन के जरिए प्लांट कैसे अपना वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ को भी मैं समझाऊंगा। डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस भी समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। तो डिफ्यूजन में जो सब्सटेंस का, मॉलिक्यूल्स का इंटरमिक्सिंग होता है वो किसी का भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। लेकिन ऑस्मोसिस जो है एक स्पेशल फिनोमेना है। इसमें कोई भी नहीं, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को आप बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाता है। मान लीजिए दो टाइप ऑफ लिक्विड आपने आसपास में रखा हुआ है, एंड एक में जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर है कंसंट्रेशन और एक में लोअर है। तो हायर से लोअर में पास करेगा, लेकिन ये डायरेक्टली पास नहीं करेगा। यहाँ पर एक थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आप जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे ये इस डेफिनेशन में जरूर होना चाहिए, ये जो मॉलिक्यूल्स इसमें पास करेगा ये थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पास करेगा। ना ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या है, आपको ये समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपके घर में जब मम्मी चाय बनाती है, चाय बनाने के बाद उसको जो है सेपरेट किया जाता है, लिक्विड को अलग एंड चाय पत्ती को अलग। तो उसको सेपरेट करने के लिए एक चीज़ का यूज़ हो जाता है जिसको छकनी बोलते हैं ना। तो वो छकनी का काम क्या होता है, वो लिक्विड को अलाउ कर देता है और चाय पत्ती को अलाउ नहीं करता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। कोई भी सब्सटेंस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर है तो वो क्या करता है, सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स को अलाउ करता है और बाकी चीज़ों को डिसअलाउ करता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो ऑस्मोसिस का फंक्शन है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स पास करते हैं एंड बाकी सारी चीज़ जो है पास नहीं कर पाते हैं। और इसको समझाने के लिए और भी एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप घर में भीगा हुआ चना खाते होंगे। भीगा हुआ चना वो फूल कैसे जाता है, वो तो सूखा हुआ रहता है, रात भर पानी में रखने के बाद फूल जाता है। कैसे फूल जाता है पता है, उस चने को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो चने के अंदर में जो पानी का मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन है वो लो है, क्योंकि वो सूखा हुआ है तो उसके अंदर पे जो पानी का मॉलिक्यूल्स है वो कम है। और जिस बर्तन में हम रख रहे हैं उसमें चारों तरफ पानी है, मतलब पानी का मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन उस बर्तन के पानी में बहुत ज़्यादा है और चने के अंदर कम है। तो रात भर में क्या होता है, उसमें चने में भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ऊपर में, जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रात भर में क्या होता है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू चने के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जाते रहते हैं। एंड इसी के चलते हमको सुबह उठ के देखने को मिलता है कि वो फूला हुआ है, ठीक है। तो ये एक ऑस्मोसिस का बहुत अच्छा घर का एग्जांपल है। नाउ सेम चीज़ आप किशमिश के साथ कर सकते हैं। रेजिन्स, इसको अगर आप गर्म पानी में डाल दें, रेजिन्स को अगर गर्म पानी में डाल दें, थोड़ी देर बाद देखेंगे ये फूल जाएगा। इसका भी वही रीज़न है, रेजिन्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम है। जैसे हम उसको वाटर के अंदर डालते हैं तो उसके आसपास में वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जो है वो हाई होता है, जिसकी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो रेजिन्स का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है उसको थ्रू अंदर जाते हैं एंड वो थोड़ा फूल जाते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस आपको समझ में आ रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स का पास करना है। डिफ्यूजन में वाटर मॉलिक्यूल्स बोल के कुछ लिखा नहीं था, डिफ्यूजन तो हर चीज़ में होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर चीज़ में, जिसमें भी पॉसिबल है। लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के पास करने से ही होता है, एंड वो भी किस तरीके से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू से, डायरेक्टली नहीं। जैसे डिफ्यूजन में जो इंटरमिक्सिंग हो रहा था वो डायरेक्टली हो रहा था, लेकिन इसमें जो होगा वो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आया। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन दिया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, जो चीज़ों को सेपरेट करते हैं। नाउ ये डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है, इसमें क्या समझाया हुआ है मैं इसको ध्यान से बताता हूँ। देखिए एक बीकर लिया गया है, बीकर में बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाला गया है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस चीज़ को अलाउ करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है। इस तरह का एक मेम्ब्रेन इसमें डाला गया है। उसके बाद क्या हो रहा है, दोनों साइड में शुगर सॉल्यूशन डाला गया। एक साइड में कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन मतलब बहुत थिक शुगर सॉल्यूशन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम एंड चीनी का मॉलिक्यूल ज़्यादा। तो इसमें ये ग्रीन वाला जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, देखिए इस साइड में कम है, रेड वाला क्या है, शुगर मॉलिक्यूल्स है। एंड एक साइड में
ऐसा रखा गया शुगर सॉल्यूशन, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी कम है, पानी ज़्यादा है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, चीनी का मॉलिक्यूल्स कम है। तो हायर कंसंट्रेशन कौन सा हुआ, ये दोनों में से ये वाला साइड जो है हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो इसको थोड़ी देर रखेंगे या रात भर रखेंगे तो हम देखेंगे जो यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस साइड में आ गया। इस साइड में आने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा, आपको दिखेगा कि यहाँ पहले लेयर बराबर था, यहाँ का लेयर इंक्रीज हो गया। यहाँ पर देखिए अभी पहले कम वाटर मॉलिक्यूल्स था, अभी ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया। तो ये एक ऑस्मोसिस को जो है समझाने का एक तरीका वो बोल सकते हैं, या इस एक्सपेरिमेंट को बताने का या डेफिनेशन को समझाने का एक तरीका बोल सकते हैं। डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिएगा, मेन बात है, ठीक है। एक और चीज़ देखते हैं ऑस्मोसिस को समझने के लिए, पोटैटो ऑस्मोस्कोप, ठीक है। अब पोटैटो ऑस्मोस्कोप से साउंड सिमिलर टू पोटैटो चिप्स, है ना। तो पोटैटो चिप्स तो हमने खाया भी है, बट पोटैटो ऑस्मोस्कोप क्या है देखते हैं। तो ये भी पोटैटो से ही बनता है, तो इसके लिए आपको एक आलू तो लेना ही पड़ेगा, छीला हुआ आलू। उसके बाद क्या लेंगे आप, एक बीकर में थोड़ा पानी लेंगे एंड चीनी का सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सामान देख के लग रहा है कि बहुत टेस्टी सा डिश बनेगा, बट यहाँ पर टेस्टी सा डिश नहीं बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे देखिए, ये जो आलू हमने लिया, छीला हुआ आलू ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आलू को हम एक साइड से थोड़ा काट देंगे, ऐसा फ्लैट बना देंगे। वो फ्लैट बनाने का रीज़न क्या है, ताकि आलू को हम लोग ऐसे करके बैठा सके। इससे मान लीजिए काट देंगे तो आलू ऐसे करके क्या होगा, बैठ पाएगा। ये एक तरह से एक साइड से उसको बैठाना है, ठीक है। और अल्टीमेटली इसको तैयार करके कहाँ बैठाना है, इस पानी के अंदर। उसके बाद क्या क्या चीज़ें करना है सब बता देता हूँ। फिर एक साइड से ये साइड से हमने काट दिया, काट के फ्लैट बना दिया। यहाँ से हमको क्या करना है, चम्मच से या चाकू के हेल्प से एक हॉलो बनाना है इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विड हम लोग डाल पाए, ठीक है। बाहर से तो उसका बॉडी रहेगा ही, अंदर से एक ऐसा हॉलो बना देंगे, ऐसे करके एक हॉलो बना देंगे और बाहर से उसका बॉडी रहेगा। तो ये हॉलो बन गया। अभी आलू को चम्मच से हो या किसी चीज़ से ऐसे नोच के निकाल के हमने एक हॉलो बना दिया। हॉलो बनाने के बाद ये जो शुगर सॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन बनाना है, ध्यान रखना, थिक शुगर सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो ये शुगर सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें जो पोटैटो है, बट फिल नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा आधा बोल सकते हैं या 1/4 यहाँ तक शुगर सॉल्यूशन को डाल दिया, ठीक है। थिक शुगर सॉल्यूशन को डाल दिया। डालने के बाद जहाँ तक इसका लेयर है, इसको मार्क करने के लिए एक पिन ऐसे करके लगा देंगे। ये पिन लगा दिया हमने, ठीक है। ये पिन से हमने ये मार्क कर दिया कि शुगर सॉल्यूशन का लेयर यहाँ तक है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा इंतज़ाम को हम डाल देंगे इसके अंदर, अच्छे से संभाल के ऐसे ही सीधे यहाँ ला के बैठा देना है इसको। जब बैठाएंगे तब इस बात का ध्यान रखना होगा, जो वाटर लेवल है इसका लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होने से चलेगा, बराबर भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर लेवल जो है इससे कम या फिर इसके बराबर आप रख सकते हैं ये, ठीक है। अगर मान लीजिए पोटैटो को यहाँ डालते हैं तो वाटर लेवल मैक्सिमम आप यहाँ तक रख सकते हैं या फिर इसका नीचे। ये हमारा एक्सपेरिमेंट का जो चीज़ें है ये तैयार हो गया। अब इसको ये पिन भी ऐसा मार्क किया हुआ रहेगा, और इसको जो है हम लोग थोड़ा देर के लिए, कुछ घंटों के लिए इस चीज़ को छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। इस अरेंजमेंट को हम लोग इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या इसमें ऑब्जर्वेशन निकला है, ठीक है। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, देखिए ये हमारा अरेंजमेंट था, जो हमने इस तरह से पानी डाल के मार्क करके रख दिया था कि हाँ कि मेरा पानी जो पोटैटो के अंदर पे जो सॉल्यूशन है वो यहाँ तक है, ये हमारा लिक्विड हो गया अंदर का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसके अंदर का जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल था ये इंक्रीज हो जाएगा। इस शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है ये इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, कुछ घंटे जो हमने छोड़ दिया उस समय ये हुआ, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन जो है, तो इसमें क्या हुआ देखिए, जब हमने इसमें शुगर सॉल्यूशन डाला था तो शुगर सॉल्यूशन क्या था, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। दैट मीन्स उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर था, वाटर मॉलिक्यूल्स था, वो कम था, एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसके बाहर में जो पानी है इसमें ज़्यादा है। तो जो कुछ घंटे हमने इसको छोड़ दिया, उस टाइम पे क्या हुआ, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पास किया, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पास करने की वजह से ये जो लेवल है ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है, इस एक्टिविटी को कहा जाता है पोटैटो ऑस्मोस्कोप, ठीक है। इससे हम लोग ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज पोटैटो ऑस्मोस्कोप, ठीक है। तो समझ में आया आपको पोटैटो ऑस्मोस्कोप का ऑब्जर्वेशन कैसे दिखना, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कैसे क्या करना है। तो ये दूसरा लेवल देखिए, पहले का लेवल यहाँ तक था, अभी लेवल यहाँ तक है। साफ पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स
इसके अंदर ऊपर से तो आया नहीं क्योंकि हमने लेवल ऑफ वाटर नीचे रखा था, ऊपर से आने का कोई चांसेस नहीं है। तो कहाँ से आ गया ये पानी? थ्रू द वॉल्स ऑफ द पोटैटो। ये जो वॉल ऑफ द पोटैटो है, ये पील्ड पोटैटो है, ये पील्ड पोटैटो का जो वॉल है वो किस तरह से काम किया है? इसने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम किया है, जिसने वाटर मॉलिक्यूल्स को जो है अंदर अलाउ किया है। ठीक है, क्लियर हुआ? पोटैटो, व्हाट इज पोटैटो ऑस्मोस्कोप? नाउ आपको पता चला कि ये खाने के लिए नहीं था, एक एक्सपेरिमेंट के लिए था। ठीक है, तो ये हमने डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस समझ लिया है। अब बारी है कि समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता कैसे है। ठीक है, तो प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। ये तो आपको पता है कि प्लांट कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं वो जड़ से एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू वाटर। तो वाटर एंड मिनरल्स, इसको कलेक्टिवली हम सैप कहते हैं। तो प्लांट जो है सैप एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। नाउ रूट हेयर्स आपने देखा है कैसे होता है। ये एक होता है मेन रूट, एंड मेन रूट में पतला 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 ऐसे लगा हुआ रहता है, बहुत सारे ऐसे हेयर्स टाइप के, तो वो होते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो है सॉइल के अंदर में बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं, क्योंकि जितना दूर वो फैलेंगे उतना अच्छा मिनरल्स एंड वाटर जो है कलेक्ट कर पाएंगे। तो रूट हेयर्स के जरिए जो है वाटर्स एंड मिनरल को अब्जॉर्ब किया जाता है। ये रूट हेयर्स जो है दूर दूर तक फैल के अपना सरफेस एरिया को बढ़ा लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी वाटर एब्जॉर्ब किया जा सके एंड मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, आप किसी भी प्लांट को उखाड़ेंगे, आप देखेंगे कि ऊपर में देखने में लग रहा है कि वो कम जगह लिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में नीचे वो उसका जड़ जो है बहुत दूर दूर तक गया होता है। ठीक है, तो रूट हेयर्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अभी अभी जो हमने पढ़ा, तो रूट हेयर्स जो वाटर अब्जॉर्ब करते हैं वो कैसे करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाते हैं ना, यही हमने पढ़ा। तो रूट हेयर्स में ये ऑस्मोसिस क्या होता है? रूट हेयर्स का जो सेल होता है, जो उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। एंड जो वाटर होता है आसपास में, रूट के आसपास में जो वाटर होता है, जो सॉइल होता है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द रूट हेयर्स। ठीक है, तो ज़्यादा बाहर है और कम अंदर है, तो थ्रू ऑस्मोसिस वो पानी क्या हो जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा पानी का मॉलिक्यूल्स। समझ में आया किस तरह से रूट? बहुत ईजी। ऑस्मोसिस अगर समझ गए तो रूट हेयर कैसे ऑब्जर्व करते हैं आपको पता लग जाएगा। रूट के बाहर में पानी का मॉलिक्यूल ज़्यादा है और अंदर में कम है, तो इसीलिए क्या होगा, जो कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होने की वजह से वो थ्रू रूट का हेयर्स अंदर की तरफ चला जाएगा। नाउ ऑस्मोसिस इन प्लांट कैसे होता है? एक रूट का हम लोग डायग्राम अभी भी देखें, ये ऐसे अगर ऐसे रूट नीचे की तरफ है सॉइल के नीचे, तो इसमें मान लीजिए एक हेयर को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एक हेयर है, वैसे बहुत सारा हेयर होता है। तो ये हेयर क्या करता है, कैसे पानी को यहाँ तक पहुँचाता है? यहाँ तक आने के बाद ये तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इतना सा क्रॉस सेक्शन को एक माइक्रोस्कोपिक जूम में देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन इसमें हो रहा है। आपको देख के जो है बहुत हैरानी लगेगा कि इतने छोटे से जगह में एक फैक्ट्री जैसा काम होता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या काम होता है। इसको जूम व्यू में हम लोग देखते हैं, ये ऐसा व्यू आपको मिलेगा अगर उस छोटे से क्रॉस सेक्शन को आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये कितने सारे कई तरह के सेल आपको मिलेगा और सब लोग जो है अपना अपना काम जानते हैं और अपना अपना काम करते हैं। ये एरोज आपको दिख रहा है, ये रूट हेयर है। ये जो रूट हेयर मैंने बोला, ये रूट हेयर, ये है वो रूट हेयर। ठीक है, तो ये रूट हेयर से ये एरो दिख रहा है आपको, पानी मिनरल्स अंदर जाते हैं, फिर इस तरह से पानी फिर कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? ये जाइलम वेसल है। ठीक है, इसका थ्रू पानी फिर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो इस वाले ये डायग्राम का बुक में भी दिया हुआ है, आपको बनाना भी प्रैक्टिस करना होगा। इस डायग्राम को मैं समझाऊंगा कि कैसे जो है ऑस्मोसिस होता है प्लांट में। तो एक एक करके पार्ट्स वाइज देखते हैं। तो पहला ये रूट हेयर का देखते हैं। ये जो है ये रूट हेयर है। ये रूट हेयर सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में रहता है एंड सॉइल पार्टिकल्स में क्या रहता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहता है। देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको बाहर ज़्यादा दिख रहे हैं, अंदर कम है। तो थ्रू ऑस्मोसिस क्या होगा, ये सॉइल पार्टिकल्स के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रूट हेयर के अंदर पे चला जाएगा। ये एरो वही बता रहा है। ठीक है, तो इस स्टेज पे यही फंक्शन होता है कि वाटर एंटर्स द रूट हेयर थ्रू ऑस्मोसिस एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज हायर इन द सॉइल देन इन द सेल ऑफ द रूट हेयर। नेक्स्ट ये वाले जगह पे क्या काम होता है? ये एपिडर्मिस है। ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन की तरह होता है, रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है। ठीक है, एक प्रोटेक्शन की तरह रहता है, ये एक सेल है। इसके थ्रू होता हुआ ये कॉर्टेक्स में आता है ये पानी, एंड कॉर्टेक्स में भी देखिए सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स है। तो ये सेल टू सेल जो है पानी स्वीप करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में क्या काम होता है? वाटर पासिस अक्रॉस द रूट फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, इट ऑल्सो सिप्स बिटवीन द सेल, तो यहाँ से पास करता हुआ आगे बढ़ता है पानी। एंड देन एपिडर्मिस से होता हुआ, एपिडर्मिस क्या होता है? ये जो है वाटर के मूवमेंट, आयंस या हार्मोन्स के रेगुलेट को मूवमेंट
मूवमेंट को रेगुलेट करता है किसी भी आपका प्लांट में, ठीक है। तो इसके थ्रू होता हुआ सीधे कहाँ पहुँच जाता है, जाइलम वेसल्स में वाटर पहुँच जाता है, एंड जाइलम वेसल के थ्रू वाटर जो है पूरे प्लांट में कंडक्ट होता है। वाटर इज ड्रॉन अप बाय द जाइलम वेसल। तो ये इतना सिंपल फंक्शन है, एंड इतने छोटे से चीज़ में इतना सारा काम जो है और इतने सारे सेल जो है इसमें प्रेजेंट है जो इतने सारा काम करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम देखने में कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आप उसको तोड़ तोड़ के समझेंगे तो बहुत ईजी है। बनाने का कोशिश कीजिए, बनाना भी ईजी है, लेबल डायग्राम होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हमने देख लिया कि थ्रू ऑस्मोसिस कैसे वाटर एब्जॉर्ब करके जाइलम तक पहुंचाना काम है रूट का, जाइलम तक पहुंचा दिया, फिर जाइलम अपना काम करेगा, क्या करेगा, पानी को ऊपर की तरफ ले जाएगा। नाउ मिनरल्स किस तरह से ऑब्जॉर्ब होता है, तो अगर ऑस्मोसिस हमने दो चीज़ पढ़ा था, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस से पानी कंज्यूम हो रहा है तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन से मिनरल कंज्यूम होगा। तो मिनरल जो है सिर्फ डिफ्यूजन से नहीं, एक और प्रोसेस से भी कंज्यूम होता है, उसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। तो रूट अब्जॉर्ब्स मिनरल्स नीडेड बाय प्लांट्स थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन तो हमने देखा, डिफ्यूजन तो हमने समझा, डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव होकर इंटरमिक्स हो जाते हैं, है ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो भी अभी हम लोग समझेंगे। तो रूट दो तरीके से मिनरल को अब्जॉर्ब करता है, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ डिफ्यूजन में क्या किस तरह से करता है, देखिए रूट के आसपास में जो सॉइल है उसमें अगर मिनरल का मॉलिक्यूल ज़्यादा है एंड रूट हेयर्स के सेल्स में अगर कम है तो उस समय थ्रू डिफ्यूजन जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा। किसका मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स का, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं। तो जब सॉइल में मिनरल्स का क्वांटिटी ज़्यादा है एंड रूट के अंदर पे कम है तो मिनरल्स का मॉलिक्यूल थ्रू डिफ्यूजन रूट के अंदर पे जो है एंट्री हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि रूट के अंदर पे, नॉर्मली रूट के अंदर पे जो मिनरल्स है वो ज़्यादा है एंड आसपास के सॉइल में कम है। तो अगर प्रोसेस ये है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है तो उस समय क्या होने का चांसेस रहेगा कि रूट के अंदर का मिनरल बाहर आ जाए, है ना। लेकिन ऐसा होने नहीं देगा रूट ऐसा होने नहीं देगा कि अगर उसके अंदर में मिनरल ज़्यादा है और उसके आसपास में मिनरल्स कम है तो वो रूट क्या करेगा, उसके अंदर का जो ज़्यादा मिनरल्स है उसको तो वो होल्ड करेगा ही, प्लस आसपास में जो थोड़ा बहुत है उसको भी खींचने की कोशिश करेगा। रूट जो है ग्रीडी है, उसको मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, उसके पास जब कम है तभी भी वो लेगा। तो वो कैसे लेगा उस समय थ्रू वो डिफ्यूजन लेगा। उसके पास अगर ज़्यादा नहीं है, कम है, उसके पास अगर ज़्यादा है और आसपास में कम है तभी भी वो क्या करेगा, वो कम से ही लेगा। वो तब वो कौन सा प्रोसेस से लेगा, तब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लेगा, ठीक है। तो देखिए जब उसके पास कम है, रूट के पास मिनरल कम है, आसपास में ज़्यादा है, तब तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है। लेकिन जब उसके पास ज़्यादा है एंड उसको जो है आसपास में जो मिनरल्स है वो कम है, तो उस समय क्या करना है, उसका अपना जो अंदर पे ज़्यादा है उसका लॉस भी रोकना है एंड आसपास से खींचना भी है। उस समय वो एक एनर्जी यूज़ करेगा, प्रोसेस यूज़ करेगा। वो प्रोसेस का नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक एनर्जी को यूज़ करके आसपास के मिनरल को भी खींचा जाता है, ठीक है। एंड वो जो एनर्जी रूट हेयर के सेल्स को चाहिए इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट फंक्शन के लिए, वो उनको कहाँ से मिलता है, वो उनको थ्रू रेस्पिरेशन मिल जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन जैसे रेस्पिरेशन आपका ह्यूमन बींग में होता है वैसे प्लांट्स में भी होता है। वो अबव द सॉइल भी होता है एंड बिलो द सॉइल भी होता है। तो रेस्पिरेशन अलग टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको ये जानना है कि जो मिनरल्स है वो हर हाल में अब्जॉर्ब होता है। डिफ्यूजन से भी अब्जॉर्ब होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी यूज होता है, ठीक है, अब्जॉर्ब होता है। डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होता है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होता है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, रूट हेयर के सेल को, वो उनको मिलता है थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये था आज के क्लास का टॉपिक। एंड मिनरल्स एंड वाटर का जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप उसको 2-3 बार जो मैंने पॉइंट्स दिए है गो थ्रू करेंगे, एंड इवन आपके बुक में जो एक्टिविटीज़ है उसको पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास का क्वेश्चन देने से पहले देखते हैं इनका क्या क्वेश्चन है। अच्छा, इनका क्वेश्चन है व्हाट मिनरल्स आर ऑब्जर्व बाय रूट हेयर्स। तो हमने अभी बात किया कि जो रूट हेयर्स है वो मिनरल ऑब्जर्व करते हैं। तो इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर मिनरल्स तो ऑब्जर्व करते हैं लेकिन रूट हेयर्स कौन कौन सा मिनरल को ऑब्जर्व करते हैं। तो प्लांट को जो है देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल का ज़रूरत होता है फॉर देयर ग्रोथ, जिसमें से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मिनरल्स जो है रूट ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द सॉयल। क्या क्या, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको लिख लेना।
नाउ आज के क्लास से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिए एंड उसको लिख के भेजना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या है देखिए। डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस, ऑलरेडी बताया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ऑस्मोसिस जो है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन लेवल से लोअर कंसंट्रेशन में पास करते हैं। दैट मीन्स ऑस्मोसिस कैन ऑकर ओनली इन लिक्विड मीडियम, ऑस्मोसिस जो है लिक्विड में ही हो सकते हैं, लेकिन जो डिफ्यूजन है वो कोई भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और डिफरेंस है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस का प्रोसेस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जबकि डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही इंटरमिक्स होते हैं, ठीक है। इसको लिखिएगा। व्हाट इज मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मैंने अभी अभी समझाया था, आपको लिखना है देख के। नेम द प्रोसेस थ्रू विच रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, तो कौन से प्रोसेस से रूट हेयर ऑब्जॉर्ब करता है वाटर को, वो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।